स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने बीजगणित का परिचय दिया है, अक्षर संख्याओं को पढ़ा व कथन को मैथमेटिकल फॉर्म में बदलना सीखा। आज हम बीजी व्यंजक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार बीजी व्यंजक होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा ये व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ये आखिरकार होता क्या है। ठीक है, बीजी व्यंजक हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यंजक होता क्या है। ठीक है, तो आपने बचपन में गिनती सीखी होगी, फिर गिनती सीखने के बाद संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीखा। ठीक है, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि 2 + 3 को कॉपी में किस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि 2 लिखोगे और प्लस का साइन बनाओगे और 3 लिख दोगे। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि 10 में से 5 को घटाइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 - 5 लिख देंगे बड़े आराम से। यदि मैं फिर ये कहूँ कि 4 का गुणा 5 से करके दिखाओ, किस तरीके से लिखोगे, तो तुमने क्या किया, 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 5 लिख दिया। यदि मैं ये कहूँ कि 10 में 2 का भाग देना है, तो कॉपी में आप किस तरीके से लिखोगे, तो आप क्या करोगे कि 10 लिखोगे और भाग का निशान बनाओगे और 2 लिख दोगे। ठीक है, बड़े आराम से तुम लोगों ने लिख दिया होगा। ठीक, तो बच्चों, जो तुम लोगों ने 2 + 3, 10 - 5, 4 × 5, 10 भाग का निशान लगाया और 2 लिखा, तो जो तुम ये सब लिखते हो, तो इसी लिखने के ढंग को हम व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के लिखने के ढंग को, प्रेजेंट करने के तरीके को, या हम कहें हमारा ये अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है, जिसमें हम संख्याओं को और संक्रियाओं के साथ लेकर हम लिखते हैं, इसी को हम व्यंजक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए हम इनको अंकगणितीय व्यंजक बोल देते हैं। ठीक है, एक और 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 20 × 2 × 8 + 4 - 7। ठीक, 14 × 2 5 + 6 × 7 - 2। कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी हम अपने मन से संख्या ले सकते हैं और अपने संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी लिखने के तरीके को हम अब अपने प्रकट करने का जो तरीका होता है, इसी को हम व्यंजक बोलते हैं। ठीक, अब व्यंजक के आगे लिखा है बीजी। ठीक, तो नाम से ही प्रकट होता है कि इसमें बीज का प्रयोग हुआ होगा, जिसे हम अक्षर संख्याएं बोलते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अक्षर संख्याओं का प्रयोग किया होगा व्यंजक में, तो तभी उसका नाम हमारा बीजी व्यंजक पड़ा। आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो बच्चों, स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी। यह पिक्चर रॉड की है। जो लाल रंग से रंगा हुआ है वो x सेंटीमीटर है, और जो हरे रंग से रंगा हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार रॉड की लंबाई x + 5 सेंटीमीटर हो गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये पिक्चर पेन की है, जिसमें पेन की पूरी लंबाई x सेंटीमीटर है और कैप वाले हिस्से को छोड़कर बाकी लंबाई
12 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार कैप की लंबाई x-12 सेंटीमीटर होगी। ओके, नेक्स्ट पिक्चर पर रबड़ दी हुई है, जिसमें एक रबड़ का मूल्य 2 रुपये है, तो इस प्रकार x रबड़ों का मूल्य 2x रुपये होगा। ओके, देखो बच्चों, स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी। यह पिक्चर पेंसिल बॉक्स की है और पेंसिल बॉक्स की पूरी लंबाई x सेंटीमीटर दी हुई है और बॉक्स को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और इस प्रकार बॉक्स की प्रत्येक भाग की लंबाई x/4 सेंटीमीटर होगी। तो हाँ बच्चों, पहले एग्जाम्पल पर हमें x में 5 जोड़ा, ठीक, तो हमारी आ गई थी रॉड की लंबाई आ गई थी। ओके, और जो दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था उसमें x में 12 को घटाना पड़ा था। ठीक है, जो तीसरा एग्जाम्पल था उसमें क्या किया था, 2 का मल्टीप्लाई x में किया था। ठीक, फिर 4 एग्जाम्पल ये था कि x में 4 का भाग दिया था। ठीक, ये हमें 4 उदाहरणों से प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो कि इस प्रकार हैं। तो इनको देखकर हम आकलन कर सकते हैं कि हम अक्षर संख्याओं का प्रयोग के साथ साथ आंकिक संख्याओं का भी प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम इसी में समावेश कर रहे हैं। तो ये हमारे सब बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजकों जिनमें अंकगणितीय संख्याओं, चर राशियों तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों का समावेश होता है, उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बड़े सरलता से और अच्छे ढंग से हमने बताया, उदाहरण दे देकर बताया कि बीजीय व्यंजक आखिरकार होता क्या है। आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। कोई पूछेगा भी तो आप अच्छे ढंग से उसको व्यक्त कर देंगे, बता देंगे। हाँ बच्चों, अब हम टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि टर्म को हम पहचानते कैसे हैं, निकालेंगे कैसे कि इस व्यंजक में हमारे कितने टर्म होंगे। तो उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार टर्म होता क्या है। हमने एक परिभाषा लिखी हुई है, देखते हैं इस परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। कोई आंकिक संख्या जैसे कि 1 2 3 कांस्टेंट नंबर जिसे बोलते हैं, अथवा अक्षर संख्या जिसे वेरिएबल बोलते हैं, जैसे XYZ ABC बोलते हैं, लिखते हैं, अथवा इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। ठीक, पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। ठीक, पद कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि हम क्या कहना चाहते हैं। आइए हम अब इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, एक हमने बॉक्स लिया, यह बॉक्स हमारा वेरिएबल का है। वेरिएबल में कैसे संख्या होती है, x, y, z करके होते हैं। कभी कभी हम ABC भी ले लेते हैं। ठीक है, और हम दूसरा बॉक्स लेते हैं कांस्टेंट का, जिसे हम अचर बोलते हैं। वन 2 3 4/5, ठीक, और कुछ भी -1 नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, 2 √3 या √5 एटसेट्रा। अब पहले हमने एक वेरिएबल का एक बॉक्स लिया, एक कांस्टेंट का लिया हमने, अब हम तीसरा बनाते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा या उसका डिवीज़न होगा। ये हमारा वेरिएबल का है,
और मेरा ये दूसरा कांस्टेंट का है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीज़न हो रहा है। देखो बच्चों, किसी भी व्यंजक में ये आए या फिर ये आए या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो या उन दोनों के बीच में डिवीज़न हो रहा हो तो उसको हम पद कहते हैं। यही तो लिखा है, कोई आंकिक संख्या अथवा अक्षर संख्या अथवा इनके गुणनफल या भागफल को टर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि आखिरकार पद होता क्या है। जैसे कि 2y + x - 5, ये एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, देखो 2 के साथ y मल्टीप्लाई है। ठीक, मतलब 2 एक हमारा कांस्टेंट है, y हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो हमारा ये देखो लगा, जो हमने फिगर बनाया था ये इसको संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल भी है हमारे पास और कांस्टेंट भी है। और हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवीज़न का साइन हो, दो में से कोई एक हो। तो दो में से एक में यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है दोनों के बीच में, तो ये एक हमारा ये भी एक टर्म बन गया। ठीक है, टर्म हो गया। अब ये देखो केवल x है। ठीक है, तो x यहाँ पर आता है। ये हमने फिगर बनाया था कि केवल इसमें वेरिएबल हो, वो भी हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। तो हम इसको भी हम टर्म बोल सकते हैं, हम इसको हम टर्म कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो 5 है। 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हमने जो ये बॉक्स के अंदर बनाया था कांस्टेंट वाला, ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, टर्म बोल सकते हैं। तो हमारी जो परिभाषा है तो यही तो कह रही है जो हमने लिया था कि कोई आंकिक संख्या अथवा अक्षर संख्या अथवा इनके गुणनफल या भागफल को टर्म कहते हैं। ठीक है, जो कि हमने इस फिगर के द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। और एक गौर फरमाने वाली बात ये है कि प्लस और माइनस एक दूसरे टर्म को अलग कर रहे हैं। इस प्रकार इसमें हम ये देखते हैं कि एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ। कितने हुए, 1 2 3, तो इसमें हमारे 3 पद हो गए। ठीक, अब देखो जैसे केवल हमने 2x ले लिया। ठीक, अब हम पूछे कि इसमें कितने टर्म हैं, कि पहले देखते हैं कि देखो 2, देखो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, x से क्या है, ये वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हमारा फिगर इस चीज़ को संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, टर्म हो गया। ठीक है, लेकिन हमारे इस टर्म के आगे कोई भी प्लस और माइनस चिन्ह नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अकेला टर्म है। तो ये हमारा एक पदी व्यंजक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, एक पदी व्यंजक कहलाएगा। देखो हमने 2x को एक पदी व्यंजक कहा था, एक पदी व्यंजक जिसे मोनोमियल बोलते हैं, एक पदी व्यंजक। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, x + 2y। ठीक, देखो एक और गौर फरमाने वाली बात ये है कि देखो अब ये कहोगे कि प्लस और माइनस चिन्ह एक पद दूसरे पद को अलग करते हैं, तो जब कोई निशान यहाँ पर नहीं है इसके आगे, तो ये भी तो प्लस हुआ, तो लेकिन इसमें प्लस को हम छोड़ देते हैं।
इसमें ये देखते हैं कि एक्स एक वेरिएबल है, तो ये भी एक क्या हो गया, टर्म हो गया। और 2y ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यंजकों में 2 टर्म होते हैं या 2 पद होते हैं, तो ऐसे व्यंजकों को हम द्विपद बोलते हैं। ठीक है, द्विपद व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बाइनोमियल बोलते हैं। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2y प्लस जेड। ठीक, इसमें क्या है, जो हमने पद की परिभाषा सीखी थी, उस परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक, ये हमारा वेरिएबल के साथ साथ हमारे उसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वेरिएबल है, जेड हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो देखो x और 2y इन दोनों के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक, 2y और z दोनों के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो हम ये भी एक हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। ठीक, ये भी हमारा क्या है, टर्म है, और ये भी क्या है, टर्म है। तो हम गिन सकते हैं कि 1 2 3, तो पदों की संख्या हमारी कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। जब 3 हो गए तो इसको हम त्रिपद व्यंजन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो हमने आज टर्म के बारे में जाना। ठीक, और उस टर्म के हमने एक पदी व्यंजक, द्विपद व्यंजक और त्रिपद व्यंजकों के बारे में भी जाना, कि जिसमें एक पद होते हैं तो एक पदी होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं तो द्विपद बोलते हैं, द्विपद व्यंजक बोलते हैं, और जिसमें 3 पद होते हैं वो हमारा त्रिपद व्यंजक कहलाता है। इतनी बात आप ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमने टर्म तो पढ़ लिया। ठीक है, अब टर्म के आगे हमारा एक और आता है टॉपिक, वो होता है कॉफिशिएंट। ठीक, क्योंकि कॉफिशिएंट को पढ़ने के लिए पहले हमें टर्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, किसी टर्म से कॉफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। आइए हम अब गुणांक के बारे में जानते हैं, आखिरकार गुणांक हम निकालते कैसे हैं। ठीक, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझने का हम प्रयास करते हैं कि गुणांक निकाला कैसे जाता है। ले लिया 5xy, ये हमने लिया, और हम देखते हैं कि 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक, x और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो हम कहें कि 5x और y का गुणनखंड क्या होगा, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, 5 × x × y, यही लिखेंगे ना। ठीक, यही तो लिखेंगे ना। तो बच्चों ये हम तो पिछली कक्षा में सीखते हुए आए हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड हम इसी प्रकार से निकालते हैं। अब हमें गुणांक निकालना है। ठीक, जैसे कि हमसे पूछा जाए कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या होगा, हमसे पूछा जाए कि 5xy में xy का कॉफिशिएंट क्या होगा। ठीक, जो पूछा जाए उसको हम छुपा लेते हैं, जो बचता है, ठीक, जो बचता है वो उसका कॉफिशिएंट होता है। सीधी सीधी बात। ठीक, निकालने का सबसे सरल तरीका यही है। हमसे पूछा जाए कि
एक्स वाई का गुणांक क्या होगा। ठीक, हमसे पूछा जाए कि एक्स वाई का गुणांक क्या होगा, जो पूछा जाए उसी को छुपा लो। तो बचा क्या, 5। तो हम बता देंगे कि एक्स वाई का गुणांक हमारा 5 होगा। एक्स वाई का गुणांक 5 होगा। ओके। और यदि हमसे पूछा जाए कि 5 का गुणांक क्या होगा, 5 का गुणांक क्या होगा, तब क्या करेंगे हम। तो पहले हमने लिख लिया 5 का गुणांक। हमसे पूछा गया 5 का गुणांक, तो हमने क्या कहा, जो हमसे पूछा जाए उसी को पहले हम छुपा लेंगे। ठीक, हमने 5 को छुपा लिया, बचा क्या, एक्स वाई बचा। तो हमारा एक्स वाई इसका क्या हो गया, 5 का गुणांक होगा। तो 5 का गुणांक हमारा क्या होगा, एक्स वाई होगा। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाया इस चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और बहुत जल्दी आप सीख गए होंगे इस चीज़ को कि जो एक्स वाई का जो गुणांक है आया है वो 5 है। 5 एक कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है ये। ठीक, कांस्टेंट होने के कारण हम ये बोलेंगे कि एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक 5 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब ये कहें, इसमें आते हैं 5 का गुणांक एक्स वाई आया है। ठीक, तो एक्स वाई क्या है, ये अक्षर संख्या है। तो अक्षर संख्या होने के कारण हम ये बोलेंगे कि 5 का बीजीय गुणांक एक्स वाई होगा। दैट्स क्लियर। ठीक, और हाँ, एक और हम तीसरा लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक्स का गुणांक क्या होगा। यदि कोई हमसे पूछे कि एक्स का गुणांक क्या होगा, तो जो पूछा जाए उसी को छुपा लो, और जो शेष बचे वो उसका गुणांक होगा। तो एक्स का गुणांक पूछा गया है, तो क्या किया हमने, एक्स को थोड़ी देर के लिए छुपा लिया। हमने छुपाने पर हम देखते हैं कि 5 और वाई शेष बचता है, तो हमने लिख लिया कि 5 वाई होगा। ठीक, एक्स का गुणांक 5 वाई होगा। ठीक है, हम इसे आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको लाइक और अनलाइक के बारे में बताएंगे, समीकरण के बारे में बताएंगे, और समीकरण का हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे, और कुछ एग्जाम्पल हम लेकर समझाएंगे। तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास पर हम ये करेंगे।